हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट्स, जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में मैं जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा और कितने मार्क्स आपको आए। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यानी 81वां प्रश्न है, इनमें नासिक की व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर आपसे नासिक की व्यंजन के बारे में पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से आपको नासिक की व्यंजन बताना है जिसका उच्चारण नासिका से होता है, माँ, पा, या ई। तो इनमें से नासिक के व्यंजन हो जाएगा हमारा माँ। माँ किससे बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है। यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर बताना है, तो इसमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? छोटी, ऊ, ऋषि या बड़ा। तो इनमें से दीर्घ स्वर हो जाएगा हमारा बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर आपको उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से आपको उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन करना है। तो क्या है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन? ला, इंगा, रा या फा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा हमारा ड़ा, है ना। और इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ड ढा, है ना। ड ढा किसके अंतर्गत आते हैं? द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं और इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, टा, जा, का या वा। तो जा हमारा तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है ना। जा का उच्चारण कहीं से किया जाता है? तालु से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है, या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा हमारा, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है, या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपसे सही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से छोटा ऊ, बड़ा ऊ ओष्ठ माने गए हैं। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, इनमें से सही कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, उच्चारण की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ माने गए हैं। बाकी तीनों विकल्प गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पर आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या ध्वनि। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद की परिभाषा क्या है। यहाँ पर पद की परिभाषा आपको बताना है। पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद उपसर्ग होते हैं। विदेशी शब्द पद कहलाते हैं। तो पद की परिभाषा क्या है हमारी? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋषि अर में बदलता है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऋषि अर में कब बदलता है। गुण संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार, वृद्धि संधि के अनुसार, आयादी संधि के अनुसार। तो ऋषि अर में बदलता है हमारा गुण संधि के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नासिक की व्यंजन है। यहाँ पर आपको नासिक की व्यंजन बताना है कि इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है, ता, ना, दा या भा। तो नासिक की व्यंजन हो जाएगा हमारा ना, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम क्या है। यहाँ पर आपको छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम बताना है। तो क्या है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है हमारे? सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा। यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा। सुमन राजे ने, गणपति चंद्र ने, हेमचंद्र ने या वसुंधरा ने। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाले कवि हो जाएंगे हमारे सुमन राजे, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास कितने भागों में है? यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास बताना है कि उसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, 3, 4, 5 या 6। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा है? यहाँ पर आपको बताना है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने या नामवर सिंह ने? तो आदिकाल का वीरगाथा काल नाम रखा है हमारे रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा रीतिकाल है उसको अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने, नागार्जुन ने, केदार ने या अरुण कमल ने? तो रीतिकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन जी ने। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक है हमारे विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बच्चन सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? क्या बताना है यहाँ पर आपको? हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है यह कृति किसकी है? तो यह कृति किसकी है? बच्चन सिंह की, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसादा ताशी ने, शिव सिंह सेंगर ने या आचार्य शुक्ल ने? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने, गारसादा ताशी ने, आचार्य शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा है हमारे ग्रियर्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है पराधीनता का बोध, ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध या परमाणु परीक्षण? तो 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु होगा हमारा पराधीनता का बोध, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कौवा का पर्यायवाची है? यहाँ पर आपको कौवे का पर्यायवाची बताना है, कीद, दिवाटन, कुरंग या कोक? तो कौवे का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा दिवाटन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत जोरदार उत्सव हुआ, नर्तकी की पायल की, रिक्त स्थान से पूरा जन समुदाय झूम उठा। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो क्या है हमारा? खनक, झनक, छनक या छमक? तो बहुत जोरदार उत्सव हुआ, नर्तकी की पायल की झनक, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। नर्तकी की पायल की झनक से पूरा जन समुदाय झूम उठा। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? झनक होगा। और अगर यहाँ पर नर्तकी की जगह पर गृहिणी आपसे पूछ लिया जाता तो आंसर क्या होता हमारा? खनक, यानी ऑप्शन नंबर आ हमारा आंसर हो जाता। गृहिणी की पायल की क्या होती है? खनक होती है, और नर्तकी की पायल की झनक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा झनक, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंह पर नाक ना होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, सूंघने की शक्ति ना होना, चेहरा भद्दा हो जाना, सूरवीर होना या निर्लज होना? मुंह पर नाक ना होना, तो मुंह पर नाक ना होना मुहावरे का अर्थ है हमारा निर्लज होना, यानी किसी प्रकार की लज्जा ना होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ प्रयास करना, सम्मान्य का अनादर करना, कलंकी से नफरत करना, गंदे को और गंदा करना? तो यहाँ पर चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो चांद पर थूकना यानी सम्माननीय का अनादर करना, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का कौन सा रूप सही है? कंधे से कंधा मिलाना, कंधा से कंधा मिलाना, कंधे से कंधे मिलाना, कंधों से कंधे मिलाना? तो मुहावरे का सही रूप हो जाएगा हमारा कंधे से कंधा मिलाना, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? साथ साथ निर्वहन करना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा,
लोकोक्ति का अर्थ है, यहाँ पर आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मन स्वस्थ हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन में खुशी रहे तो कई दुख नहीं व्यापता, मन का शुद्ध होना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दुखी व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपको लोकोक्ति क्या पूछी गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा हमारा मन का शुद्ध होना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीर्थाटन में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको तीर्थाटन में संधि बतानी है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या आयादी संधि। तो तीर्थाटन में संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसका विच्छेद पूछे तो विच्छेद क्या होगा हमारा, तीर्थ धन अटन। यहाँ पर तीर्थ, तीर्थ में भी आ निकला और इधर अटन में भी आ, दोनों आ मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए, इसलिए इसमें दीर्घ संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुभेच्छा में कौन सी संधि है। यहाँ पर शुभेच्छा में संधि बतानी है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या आयादी संधि। तो शुभेच्छा में संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि, ऑप्शन नंबर आ हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसका विच्छेद पूछे तो विच्छेद क्या है हमारा, शुभ धन इच्छा। क्या है इसका विच्छेद, शुभ धन इच्छा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। विद्या सदैव शांत रहने वाला धन होता है, बालक के साथ बालिकाएं भी दौड़ रही हैं, बालिकाएं और बालक एक साथ दौड़ रहे हैं, इस घर में एक स्त्री और एक पुरुष है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा बालक के साथ बालिकाएं भी दौड़ रही है, यानी यहाँ पर व्याकरणिक अशुद्धि है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द प्रलाप का समानार्थी है। यहाँ पर आपको प्रलाप का समानार्थी बताना है, विलाप, गर्जन, बकवास या क्रोध। तो इसमें से जो प्रलाप का समानार्थी शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, बकवास, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रलाप है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यर्थ की बातें करना, और व्यर्थ की बातें करना यानी बकवास करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांस के छिलके से बनाया हुआ पंखा के लिए शब्द है। यहाँ पर बांस के छिलके से बनाया हुआ पंखा के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो क्या है, बेना, बैना, बैन या बैनू। तो आंसर हो जाएगा हमारा बेना। बांस के छिलके से बनाया हुआ पंखा बेना कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यहाँ आपकी अंधिकार चेष्टा है, यहाँ आपकी अनाधिकारी चेष्टा है, यहाँ आपकी अंधिकारी चेष्टा है। तो यहाँ पर जो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यहाँ आपकी अंधिकार चेष्टा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये जो ऑप्शन आ और दा है, इसमें अधिकांश और भाग एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। बाकी वहाँ अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये भी गलत होगा। और सही आंसर क्या होगा हमारा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंदर का स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बंदर का स्त्रीलिंग आपको बताना है, बंदरी, बांदरी, बंदरिया या बंदारी। तो बंदर का स्त्रीलिंग होगा हमारा बंदरिया, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिल्लाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। यहाँ पर चिल्लाना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, चिल्लाई, चिल्लाहट, चिल्ली या चिल्लाई, चिल्लाई। तो चिल्लाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी हमारी चिल्लाहट, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्जल का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको वाक्जल का संधि विच्छेद बताना है, तो वाक्जल का संधि विच्छेद क्या होगा, वार्धनजाल, वाग्धनजाल, वाकधनजाल या वाक्धनजाल। तो वाक्जल का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा वाक्धनजाल, यानी ऑप्शन नंबर दा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्ताचल में कौन सी संधि है। अस्ताचल में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, यण या आयादी। तो अस्ताचल में संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद अगर पूछे तो क्या होगा, अस्त धन अचल। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक या रामधारी सिंह दिनकर? तो प्रिय प्रवास काव्य कृति हो जाएगी हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। और एक और काव्य कृति है इनकी, वो कौन सी है? वैदेही बनवास। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है? यहाँ पर आपको भगवती चरण वर्मा की रचना बतानी है। चारुमित्रा, चित्रांगदा, चित्रलेखा या रश्मिरथी? तो भगवती चरण वर्मा की जो रचना हो जाएगी हमारी चित्रलेखा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा नीरबंसिया शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? यहाँ पर राजा नीरबंसिया शीर्षक कहानी का लेखक आपको बताना है। प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर या जैनेन्द्र कुमार? तो राजा नीरबंसिया शीर्षक कहानी के लेखक हो जाएंगे हमारे कमलेश्वर जी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, राजकुमार वर्मा? तो सिंदूर की होली नाटक के लेखक हो जाएंगे हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीला पंख चमकीले किसका कविता संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या गिरिजा कुमार माथुर? शीला पंख चमकीले कविता संग्रह हमारा गिरिजा कुमार माथुर जी का, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको एक नाम दिया गया है कैकेयी, है ना। इसमें से आपको कैकेयी की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो कैकेयी की शुद्ध वर्तनी क्या है हमारी? कैकेयी, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अरुण, तरुण, करुण या गरुण? तो जिस शब्द की अशुद्ध वर्तनी है वह शब्द हो जाएगा हमारा गरुड़, क्योंकि गरुड़ की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है गरुड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कनिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ या अरिष्ट? तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी हमारी बलिष्ठ, क्योंकि बलिष्ठ नहीं होता बलिष्ठ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वादका, अकाल, सन्यासी या आजीविका? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी हो जाएगी हमारी सन्यासी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी द्वादका कोई सार्थक शब्द नहीं है। बाकी अकाल हमारा कैसे लिखा जाता है? अकाल। और आजीविका नहीं, आजीविका होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सन्यासी, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची है? वचन, रसना, जीव या स्वाद? तो जीव का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा रसना, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तटिनी, निम्ना, त्रिपदगा या तनिंगिणी? तो इनमें से सरिता का पर्यायवाची नहीं होगा हमारा त्रिपदगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिपदगा किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ है? प्रेम करना, शत्रु को परास्त कर देना, क्रोध आना या उद्धत होना? तो मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा उद्धत होना, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आंख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ है? खटकना, क्रोध आना, पसंद आना या त्याग देना? तो आंख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा खटकना, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।